नमस्ते बंगाल, केमोन नाचो। मैं रोहित पोखरियाल बंगाल की धरा से, बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं 1 बजे के इस स्पेशल एडिशन में, सीधा बंगाल की धरा से, क्योंकि चुनावी राज्य है बंगाल और यहां पर रोज रोज जैसे जैसे आप जानते हैं 2 फेजेस में चुनाव है। 23 तारीख महज 1 हफ्ते का वक्त, क्योंकि 8वें दिन तो बंगाल की देवतुल्य जनता अपने मैंडेट के लिए अपने घरों से निकलेगी। लेकिन उससे पहले हर एक चेहरा, हर एक पार्टी, हर एक दल ये कोशिश कर रहा है कि वो लोगों से संवाद कर सके। इसी क्रम में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो, तमाम बड़े चेहरे, तमाम स्टार प्रचारक लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। प्रचार प्रसार की कमान बंगाल के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है। गृह मंत्री अमित शाह आज भी बंगाल में मौजूद हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 रैलीज को एड्रेस करेंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह। अलग अलग जगहों पर बड़ी तैयारी, व्यापक तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार में आज गृह मंत्री की सभाएं हैं। ऑब्वियसली गृह मंत्री जिस तरीके से मैराथन बैठकें कर रहे हैं, मैराथन रैलीज कर रहे हैं, रोड शोज कर रहे हैं, वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार किस मिशन के साथ ग्राउंड पर उतरी है, किस मिशन के साथ बंगाल में उतरी है और आने वाले चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल के लिए क्या कुछ रोड मैप रख रही है। वादे और दावों के बीच लगातार गृह मंत्री अमित शाह रैलीज में व्यस्त है। इसके अलावा आप देखेंगे तमाम चेहरा, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो इस वक्त अपने घर में बैठा होगा। वो इसी तरीके से जैसे हम सड़कों पर हैं, हम धूप में बुलेटिन कर रहे हैं, हर एक चेहरा इस वक्त धूप में जाकर वोटर्स को लुभाने का काम कर रहा है। वो कह रहा है कि हम आपको, आपके बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर बंगाल के लिए आपको हमें चुनना होगा। तो आप देखिए, ना सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बंगाल में नजर आ रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कई रैलीज कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कुमारगंज और करणदीघी में राजनाथ सिंह की चुनावी रैली है। वहां पर आप देखिए, स्टार प्रचारकों की सूची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी नाम, और राजनाथ सिंह भी लगातार घूम कर लोगों को बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का मतलब क्या है। तो आप देख लीजिए, गृह मंत्री अमित शाह हो, राजनाथ सिंह जी हो, तमाम बड़े चेहरे इस वक्त ग्राउंड पर उतरकर लोगों की नब्ज टटोलने में लगे हैं। ज्यादा वक्त नहीं है। फर्स्ट फेज 23 तारीख को पहले चरण का मतदान बंगाल के लिए। बंगाल निकलेगा अपने बेहतर भविष्य के लिए, सोनार बांग्ला के लिए, मां माटी मानुष के लिए। तो ऐसे में हर एक चेहरा भी इस वक्त पसीना बहाता हुआ नजर आ रहा है और जनता के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। वादे दावों का बड़ा दौर, दोनों ही तरफ से वादे और दावे काफी ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि जबरदस्त तरीके से चाह रही है कि इस बार लोगों को वो अपीलिंग लगे, इसलिए हर एक वर्ग, हर एक समुदाय को साधने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो 1 हफ्ते से कम का वक्त पहले फेज के लिए। 1 हफ्ते बाद यानी आज से 8वें दिन बंगाल की देवतुल्य जनता, बंगाल का युवा, बंगाल की महिलाएं, बंगाल के पुरुष जो हैं वो अपने मत अधिकार के लिए इस्तेमाल करने के लिए निकलेंगे। लेकिन अभी आप देख लीजिए कितनी इंटरेस्टिंग फाइट बंगाल में बनी हुई है। एक तरफ गृह मंत्री जी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं विजन के साथ कि एक भी घुसपैठ नहीं रहेगा। जो घुसपैठियों को बचाती हैं, संरक्षण देती हैं, सीधा ममता बनर्जी पर वो आरोप लगा रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी भी कम नहीं। ममता बनर्जी भी बता रही है कि 15 सालों में सोनार बांग्ला के लिए हम लोगों ने काम किया और आने वाले दिनों में भी उसी विजन को हम आगे बढ़ाएंगे। एंट्री राहुल गांधी की भी, राहुल गांधी ने भी एक भाषण में अपनी संबोधन में ये कहा, वो भी इस बात को मान रहे हैं कि टीएमसी की जगह धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी लेती जा रही है। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई है, नजर डालिए। पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच सियासी माहौल बेहद गर्मा गया है। एक तरफ बीजेपी ने ममता सरकार पर ताबड़तोड़ चोट की है, तो दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार और आईपैक के को फाउंडर को ईडी ने 10 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विनेश चंदेल पर कथित कोयला तस्करी और उससे जुड़े धन के अवैध लेन देन यानी मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का आरोप है। ईडी के अनुसार कोयला तस्करी गिरोह से जुड़े हवाला ऑपरेटर्स ने आईपैक का संचालन करने वाली कंपनी को करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए थे। बीजेपी ने इसे लेकर आरोप लगाया है कि ये कंसल्टेंसी सिर्फ एक दिखावा है। ये लोग तृणमूल के काले धन को छिपाते और बचाते हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर बंगाल के कालियागंज में रोड शो किया और गंगा रामपुर में एक बड़ी जनसभा में ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दीदी घुसपैठियों के लिए रो रही हैं।
पश्चिम बंग से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये उत्तर बंग घुसपैठिया मुक्त करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये चुनाव आयोग एसआईआर कर रहा है, घुसपैठियों के नाम निकल रहे हैं और दीदी इनके लिए छाती पीट कर रो रही है। वहीं ममता बनर्जी ने अमित शाह पर नॉटी होम मिनिस्टर होने का तंज कसा है और यहां तक आरोप लगाया कि शाह खुद कोयला घोटाले के पैसों के लेन देन में शामिल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं और राहुल गांधी का भाषण सबसे दिलचस्प रहा। कोयला घोटाले के मामले में पिछले कई महीनों से जांच पड़ताल तफ्तीश होते जा रहे हैं और आईपैक जो एजेंसी है उनकी अपना दफ्तर में भी ईडी की तरफ से जब छानबीन करने गए थे तो हम सब ने देखा कि बंगाल के मुख्यमंत्री जो पुलिस मंत्री भी है उन्होंने अपने पुलिस बलों के साथ ये सारे तफ्तीश में छानबीन में बाधा डाली। बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में। पश्चिम बंगाल के रायगंज में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे टीएमसी पर तो चोट की, मगर बीजेपी के उभार को खुद स्वीकार भी कर लिया। यानी चुनाव के वक्त जिस कांग्रेस के लिए वो प्रचार करने आए थे, टीएमसी को कोसने के क्रम में अपने धुर विरोधी बीजेपी को बंगाल में मजबूत बता दिया। जब नेता ही ऐसा मान रहा हो तो बंगाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करेंगे समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो देखा अपने हर एक चेहरा किस तरीके से मेहनत कर रहा है, चाहे गृह मंत्री जी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, और अब तो राहुल गांधी जी भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सबसे इंपॉर्टेंट क्या, देवतुल्य जनता, बंगाल का वोटर। क्योंकि भारत एक्सप्रेस मैं लगातार ग्राउंड जीरो पर घूम रहा हूं, बंगाल का वोटर काफी स्मार्ट है, वो मुद्दों पर वोट करेगा, इसीलिए बात वो कर रहा है। आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप हमारे बंगाल के लिए क्या करेंगे? तो जल्दी से आपके टीवी स्क्रीन पर मैं ग्राफिक्स रख देता हूं, आप समझ जाएंगे किस पार्टी ने क्या वादा किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो पर जबरदस्त काम किया है। बीजेपी भरोसा दे रही है बंगाल को कि अगर आप हम पर विश्वास करते हैं, अगर आप हमारी सरकार बनाते हैं, तो सरकार बनने के 6 महीनों बाद हम यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे। महिला फैक्टर, महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता देंगे। 5 सालों में 1 करोड़ नई नौकरियां देंगे, यानी रोजगार, यानी युवा फैक्टर। घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस, और जितनी भी सीमाएं अब तक फेंसिंग जिनकी नहीं हो पाई है, उनको तुरंत प्रायोरिटी पर फेंसिंग होगी। सरकारी कर्मचारियों को सौंपने के लिए आप देखिए 7वां वेतन आयोग लागू करने का वादा किया गया है बीजेपी की तरफ से, और वो भी सिर्फ टाइमलाइन के साथ। सरकार बनाइए 45 दिनों के अंदर। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी ने कहा आपको बेहतर कानून व्यवस्था मिलेगी, आप, आपके घर की महिलाएं, आपके बच्चे, आपकी बेटियां सुरक्षित माहौल में रहेंगी। टीएमसी के करप्शन पर व्हाइट पेपर लाया जाएगा। सोनार बांग्ला की विरासत का पुनर्निर्माण किया जाएगा। वंदे मातरम म्यूजियम भी बनाया जाएगा। औद्योगिक विकास पर फोकस रहेगा। आप हमारी सरकार बनाइए। जो इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, जो कारखाने बंद पड़े हैं, जहां पर बड़ी संख्या में काम होता था, जो राज्य की जीडीपी में बड़ा योगदान देती थी, अब बंद पड़ी है, उनको हम खोलेंगे। महिलाओं की उच्च शिक्षा पर भी हमारा ध्यान रहेगा। जो गरीब है, जो दबा हुआ वर्ग है, उसको उसके उत्थान के लिए हम लोग काम करेंगे। अंत्योदय के लिए काम करेंगे। गरीबों को मुफ्त और बेहतर इलाज देंगे। किसानों को साधने के लिए कहा गया आपके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं केंद्र की, लेकिन बंगाल में नहीं है, उसको बंगाल में लाया जाएगा। किसानों को हर साल आप जानते हैं किसान सम्मान निधि, बाकी स्टेट्स में 6,000, यहां पर देंगे कितने, 9,000। बेरोजगार युवाओं को भी 3,000 रुपए का
जो बेरोजगारी भत्ता है वो देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो हर एक वर्ग को साधने का कोशिश अपने संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये वादे हो गए बीजेपी के। अब मैं आपको बताता हूं टीएमसी ने, तृणमूल कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में क्या कुछ लिखा है। दीदी ने 10 वादे किए। पहला वादा, लक्ष्मी भंडार योजना में बढ़ोतरी की जाएगी। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे और जो SC/ST वर्ग की महिलाएं हैं उनको 1700 रुपए का अनुदान मिलेगा, उनको आर्थिक सहायता मिलेगी। युवाओं को आर्थिक सहायता मिलेगी। बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपए प्रति महीने दीदी देंगी अगर उनकी सरकार बनती है। कृषि बजट में किसानों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। कृषि बजट को बढ़ाया जाएगा। 30,000 करोड़ का कृषि बजट दिया जाएगा। आर्थिक मदद होगी किसानों की। इसके अलावा हर वर्ग को पक्का कर देने का वादा, हर घर में नल से जल आने का वादा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए हर एक फैमिली को इंश्योरेंस स्कीम से जोड़ना, बंगाल को इंडस्ट्रियल हब बनाना, बंगाल को व्यापारियों के लिए बेहतर माहौल देना ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट्स, व्यापार ढांचे का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का वादा ममता बनर्जी ने किया है। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों को भी साधने का प्रयास किया गया है। उनके पेंशन के विस्तार की बात कही गई है टीएमसी के इस मैनिफेस्टो में। और 10वां और आखिरी वादा जो दीदी ने किया है वो है नए जिले और प्रशासनिक सुधार। 7 नए जिले बनाना टीएमसी सरकार की प्राथमिकता रहेगी। शहरी निकायों का विस्तार होगा, प्रशासनिक पुनर्गठन होगा। जो बहुत बड़े बड़े जिले हो गए हैं जहां पर व्यवस्थाएं एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में वक्त लगता है, क्रियान्वयन मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, ऐसे में जिलों को बढ़ाया जाएगा जिससे हर एक वर्ग को योजनाओं का सीधा फायदा मिल पाए। तो एक तरफ बीजेपी के वादे, दूसरी तरफ टीएमसी के वादे। तो आप देख लीजिए लगातार अग्रेशन जारी है। ये मैंने आपको पहले मुद्दे दिखाए, अब आप देख लीजिए अलग अलग प्रत्याशी क्या कुछ कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के बड़े चेहरे दीदी के सामने ताल ठोक रहे हैं, अग्रेसिव अंदाज में प्रचार प्रसार में जुटे हैं। वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं आपने 35 साल दिए वाम को, अब राम को दीजिए, अब मौका दीजिए राम को और सोनार बांग्ला और बेहतर बांग्ला के लिए आपको भारतीय जनता पार्टी को चुनना होगा। क्या कुछ कहा शुभेंदु अधिकारी बीजेपी प्रत्याशी बीजेपी नेता ने, एक बार सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। सबको आज बंगाली न्यू ईयर्स का बहुत सारा बधाई। इस साल अच्छा हो, माँ काली माता का आशीर्वाद में सब कुशल मंगल हो और एक सरकार आना चाहिए जो राष्ट्रभक्त सरकार होगा, डबल इंजन का सरकार होगा, नारी सुरक्षा देगा, इंडस्ट्री करेगा। बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। अच्छा रहिए, सही सलामत रहिए। 15 साल चोर ने राजत्व किया, 35 इयर्स वाम ने राजत्व किया। एक बार राम को मौका दीजिए। सबको आज बंगाली न्यू ईयर्स का बहुत सारा बधाई। इस साल अच्छा हो, माँ काली माता का आशीर्वाद में सब कुशल मंगल हो। तो आपने शुभेंदु अधिकारी को सुना, टीएमसी नेता है, टीएमसी उम्मीदवार है बेलेघाट से कुणाल घोष ये कह रहे हैं कि परिसीमन, घुसपैठ, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बंगाल को कंफ्यूज करना चाहती है और जो असल मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाना चाहती है। बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। परिसीमन, सीमाओं के डिस्क्रिमिनेशन, सीमाओं की डिसिप्लिन और सीमाओं की डेफिनेशन को लेकर उन्होंने जबरदस्त तरीके से उन्होंने निशाना साधा है। घोष साहब तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ होने वाला है। पिछली बार जितनी सीटें यानी 77 सीट जो बीजेपी लाई वो हवा में आ गई, इस बार 0 होगा। क्या कुछ कहा घोष साहब ने, सुन लीजिए जरा एक बार। दिया है वो जो मीटिंग्स होगा हमारा पार्टी हमारा स्टैंड बता देंगे। वो जो भाजपा इलेक्शन तो जीत नहीं पाएगा, इलेक्शन आने वाला लोकसभा इलेक्शन तो भाजपा हारेगा। इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा पार्टी वो पूरा ऑब्जर्व कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक देश के गृह मंत्री अमित शाह जी इस बार मिशन बंगाल पर निकले हुए हैं। मैनिफेस्टो बनाने से लेकर मैनिफेस्टो के रिलीज होने तक खुद उस पर पैनी नजर रखी गृह मंत्री जी ने। आज भी बंगाल में मौजूद है, दार्जिलिंग में मौजूद रहे गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने पहुंचे और
गृह मंत्री अमित शाह ने वहां से भी हुंकार भरी है। गृह मंत्री ने सीधे सीधे कहा, गृह मंत्री ने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जबरदस्त तरीके से बनने वाली है। इस बार टीएमसी का कोई चांस नहीं है। बंगाल की जनता गुंडा राज खत्म करेगी, सिंडिकेट और माफियाओं का खत्म करेगी, गोरखा समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से आएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्री ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। कहा इस बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है। क्या कुछ कहा अमित शाह जी ने, सुनिए। बात कर रहा हूं। मेरी अगली सभा 21 अप्रैल को सुकना में करेंगे। वहां आप सभी को मिलने में जरूर आऊंगा। आज आपके यहां मंच पर हमारे लोकप्रिय सांसद राजू बिस्ता जी है, राज्यसभा के सांसद श्री हर्षवर्धन सिंगला जी है, तेजस्वी सूर्या जी है, बिमल गुरुंग जी बैठे हैं, बुद्धिमन राय अध्यक्ष सीपीआरएम बैठे हैं, मेरे मित्र श्रीमान घिसिंग अध्यक्ष जीएनएलएफ बैठे हैं और श्री संजीत तमांग जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वो भी बैठे हैं। इनके साथ नोमान राय दार्जिलिंग के हमारे प्रत्याशी, कुर्सियोंग के प्रत्याशी श्री सोनम लामा और कलीपोंग के प्रत्याशी श्री भरत कुमार छेत्री भी बैठे हैं। मैं कोई लंबी बात करना नहीं चाहता। इस बार जिस प्रकार से पूरे बंगाल में मैं घूमकर आज मालदा से आपको संबोधित कर रहा हूं, दार्जिलिंग वासियों, ये तय है कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही बंगाल में घुसपैठ तो रुकेगी ही, गुंडा राज का अंत तो आएगा ही। जिस प्रकार से सिंडिकेट और माफियाओं का शासन है, इसका अंत आएगा ही। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर हजारों गोरखाओं पर हजारों गलत केस कर पुलिस राज जो स्थापित किया है, इसका भी अंत आएगा। परंतु साथ साथ गोरखा समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से आएगा। मैंने गोरखा समस्या के समाधान लाने का भारत के गृह मंत्री के नाते कई प्रयास किए। विगत 1.5 साल के अंदर 3 बार मीटिंग बुलाई, मगर ममता दीदी या उनके कोई प्रतिनिधि दिल्ली नहीं आए। मैंने परेशान होकर कि चलो भाई, दीदी आप आना नहीं चाहती हो तो हम ही बंगाल आ जाते हैं। एक इंटरलॉक्यूलेटर की अपॉइंटमेंट की, जो आप सभी से बात करें। उन्होंने ममता जी के साथ और सरकार के साथ भी बात करने का प्रयास किया, मगर वो उनको समय ही नहीं दे रही, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर रहने वाले सच्चे देशभक्त गोरखा भाइयों को न्याय मिले, उनका अधिकार मिले। मगर आप चिंता मत करिए, 5 मई को सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार की प्रायोरिटी होगी कि संवैधानिक फ्रेमवर्क के अंदर गोरखाओं की समस्या का, दार्जिलिंग की पहाड़ियों की समस्या का समाधान किया जाए। और मैं एक और वादा आज कर जाता हूं, जो हमारे गोरखा भाइयों बहनों पर हजारों केस लगाए हैं, वो सारे केस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही वापिस ले लिए जाएंगे और सबके साथ न्याय होगा। लोकतंत्र में आंदोलन करने वालों को केस कर दबाने का जो नया परंपरा ममता बनर्जी ने शुरू किया है, जो कम्युनिस्टों ने शुरू किया था, वो परंपरा का अंत भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। मैं जब अगली सभा में 21 अप्रैल को आऊंगा, तब पहाड़ के लिए विकास का रोड मैप, गोरखा भाइयों बहनों के लिए
अनेक प्रकार की घोषणाएं मैं वही करूंगा, परंतु तब तक मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि आज मैं आपको दार्जिलिंग की पहाड़ी पर आकर नहीं मिल सकता, मगर जब मैं आऊंगा तो बहुत डिटेल बात करूंगा। आज इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद गोरखा समस्या का, दार्जिलिंग की समस्या का निराकरण हमारी प्राथमिकता होगी और सारे गोरखा आंदोलनकारियों पर जो राजनीतिक केस डाले गए हैं वो सारे के सारे हम विड्रॉ कर लेंगे। हमारे तीनों प्रत्याशी श्री नोमन राय, श्री सोनम लामा और भरत कुमार छेत्री, तीनों को प्रचंड बहुमत के साथ जिताइए और अपनी सरकार बनानी, बंगाल में आपकी अपनी सरकार बने, इसके लिए कमल के निशान पर बटन दबाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय गोरखा। बंगाल का चुनावी माहौल, चुनावी मूड बहुत इंटरेस्टिंग फेज में है। एक तरफ 15 सालों का रिपोर्ट कार्ड है तो वहीं दूसरी तरफ आने वाले दिनों का, आने वाले सालों का विजन है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बंगाल की देवतुल्य जनता किसके वादे और किसके दावों पर मोहर लगाएगी 23 तारीख और 29 तारीख को। फिलहाल 1 बजे के स्पेशल एडिशन बुलेटिन सीधा ग्राउंड जीरो से बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन बंगाल इलेक्शन की स्पेशल कवरेज के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ